दोस्तों, आज पेश है खंडर की राजकुमारी। ये कवर चित्र है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक लंबा सफ़र। वह मोटरसाइकिल द्वारा। इस काफिले में कुल 6 लड़के और लड़कियां थीं जो इस रोमांचक यात्रा पर निकले थे। अरे नटवर, संभल कर, चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। और 6 थे: दीपक, नटवर, संजय, रेखा, अजय, पिंकी। मेरी फिक्र न करो दीपक प्यारे, अपन ऐसे ही मामले में ट्रेंड है। नटवर, पिंकी, दीपक, संजय, रेखा, अजय। और वही हुआ जिसका डर था। नटवर। और उस समय वे लोग मैसूर के उदकमंड ऊँटी जाने वाली सड़क पर थे। यह दुर्घटना घटी। ओ नो दीपक, यह तो बुरी तरह घायल हो गया है। घबराओ नहीं पिंकी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। और चारों खड्ड में उतर गए। अब क्या होगा दीपक? यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिल पाएगा। अरे हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो उसे उठाकर ऊपर ले चलो। शायद संजय, अनन, मेरी मदद करो। और फिर किसी तरह वे नेटवर्क को खड्ड से निकाल कर बाहर ले आए और पिंकी ने फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। भगवान न करे किसी को गहरी चोट लगी हो इसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। रात के 8 बजे हम ऊटी पहुंचना है आवश्यक, अन्यथा राह में पड़ने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे किसी खतरा बन जाएगी। अचानक ही कुछ देखती ही रेखा चिल्लाई, दीपक वह देखो नीचे कोई इमारत है। अरे हाँ हाँ, है तो सही इमारत। भगवान ने हमारी मदद कर रहा है। दीपक, इस समय नेटवर्क की हालत देखने हुए वहाँ चलना चाहिए। अजय ठीक कहता है, वहाँ हमें अवश्य कुछ मदद मिल जाएगी। दीपक क्या सोचने लगे। और दीपक की देखते ही अचानक वे चौंक गए। क्या हुआ उसे? दीपक। रेखा दीपक को जिंदोड़ डाला। दीपक क्या सोच रहे हो? नटवर की हालत ठीक नहीं है, उसे रात भी पिता नहीं है, बीती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, चलो। दीपक जैसे सोते से जागा और पांचों नटवर के साथ मोटरसाइकिल द्वारा पगडंडी रास्ते से नीचे उतरने लगे। और लेकिन नीचे पहुंचते ही आश्चर्य से उछल गई। अरे यहाँ तो है, इमारत कहाँ गई? यहाँ तो खंडर हैं। अब क्या हुआ? कमाल है, अभी तो हमने एक शानदार अथवा अन्यथा देखा था। संजय चिल्ला उठा, कोई है? अरे कोई है इस इमारत में? हाँ, भूत। अरे तुम बेवकूफ़ हो संजय, भला इस खंडर में भला आकर कोई आकर रहेगा? एकाएक दीपक का रोआ रोआ काँप उठा। मैं इस पल जगह पर पहले भी कभी आ चुका हूँ, मगर कब? तुम्हारा दिमाग खराब है दीपक, तुम पहले जीवन में पहली बार दक्षिण भारत के टूर पर निकले हो। संजय अगर से प्रसन्न भाव से चीख उठा। वह देखो नीचे बत्तियां जल रही हैं, शायद वहाँ कोई गांव है, हमें वहीं चलना चाहिए। और दीपक गांव में जा पहुँचे। शुक्र है इस बार हमारी गांव में आंखों को भ्रम नहीं हुआ। गांव क्या है, अच्छा खासा नगर है, हम यहाँ डॉक्टर मिल जाएगा। और संजय, हम के सामने होटल है नज़र आ रहा है, कहीं डॉक्टर को तलाश करके होटल में पहुँचो। ओके। और फिर सब होटल की तरफ बढ़ गए। रात, आधी रात को, ओह वही इमारत महल। वह उठ बैठा। ओह, मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था राजकुमारी दीपशिका। और स्वयं खुलता चला गया। मैं आ रहा हूँ दीपशिका, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और दीपक नींद में चलता हुआ होटल के बाहर निकलने वाली जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। और सीधी वह पगडंडी से चलता हुआ उसी इमारत के सामने पहुंच गया। राजकुमारी दीप, देखो मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? हम आपका बरसों से इंतजार कर रहे हैं राजकुमार उदय। चले आओ, चले आओ, चले आओ राजकुमार, आज हमारे मिलन का कोई नहीं रोक सकता। और दीपक मदहोश सा सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। राजकुमारी शिका, हम
रुक जाओ, हमने दूर मत जाओ। आओ राजकुमार, हमारे मिलन के कुछ क्षण शेष बचे हैं, मैं आ रहा हूँ। वो छत की मुंडेर पर चढ़ गया। आओ राजकुमार, जल्दी करो, हम सदियों से आपका इंतजार कर रहे हैं। परंतु दीपक मुंडेर से नीचे छलांग लगा देता, इससे पहले कसकर दो हाथ ने पकड़ लिया। दीपक, दीपक गया क्या पागलपन, दीपक रुक जाओ, वो मुझे छोड़ दो। दो राजकुमारी दीपशिखा के पास जाना है, देखो देखो वह मुझे बुला रही है। और पागल हुआ है क्या? दीपक मुंडेर पर चढ़ जाने से हाथ पांव पटकने लगा। और राजकुमारी दीपशिखा, मैं आ रहा हूँ, राजकुमारी दीपशिखा, मैं आ रहा हूँ। और रेखा ने देखा, संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर भी झंझोर का थप्पड़ दीपक के गाल पर जड़ दिया। होश में आओ दीपक, और दीपक होश में आओ दीपक। और दीपक की आंखों खुली और वह फटी फटी निगाहों के साथ रेखा को देखने लगा। रेखा, तुम और और यह इतनी रात गए, हम इस खंडर में क्या कर रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या हो गया है? अगर तुमने रहस्य में ढंग से होटल से बाहर निकलते न देखती, तुम्हारा पीछा न करती, तो तुम अब तक एक लाश के रूप में पड़े होते क्या? कमाल है, मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो गया? सच रेखा, तुमने मुझे नहीं मालूम मैं कब यहाँ पहुँचा। ओह, राजकुमारी दीपशिखा कौन है? दीपक तभी और सीढ़ियों अचानक रेखा को ज़बरदस्ती चीख उबल पड़ी और सीढ़ियों से लुढ़कती नीचे गई। और दीपक पागलों के समान सीढ़ियाँ उतरने लगा और रेखा के निकट पहुंचा। रेखा, रेखा, तुम ठीक हो ना? हाँ। ओह दीपक, मेरा पाँव, ओह मौत आ गई लगता है। ओह चिंता मत करो, तुम मेरी बाहों में उठाकर होटल ले चलता हूँ। ओह दीपक उठ, जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो, जल्दी करो। वो दीपक रेखा को उठाए हुए होटल में पहुंचा तो सब लोग बेचैनी से खड़े देख रहे थे। सब उसकी ओर लपके। घबराओ नहीं, यह सीढ़ियों से गिर गई। दीपक, क्या हुआ रेखा को? मैं ठीक हूँ फ्रेंड। उस समय सब नटवर ड्रेसिंग हो चुकी थी और उस रात कोई भी सो न सका। अगले दिन नटवर हालत सुधर आया। कैसे हो नटवर? ठीक हूँ, लेकिन अभी तुम्हें कल तक आराम करने की सख्त ज़रूरत है। और इधर रेखा 1 सप्ताह तक शायद बिस्तर से न उठ सके। हमें कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए, मजबूरी है। अब रेखा को देखना चाहता हूँ। और अजय कहीं से एक मौत ठीक करने वाले को पकड़ लाया और उस समय रेखा के पाँव की मालिश कर रहा था। और दीपक और संजय नटवर का सहारा देकर वहाँ ले आए। घबराओ नहीं बेटी, शुक्र करो हड्डी टूटी नहीं है, केवल मौत आई है, एक झटके में ठीक हो कर दूंगा। और अगर ये मौत कैसे आई? मैं उस जंगली पहाड़ी वाली खंडर में सीढ़ियों पर, मेरा मतलब उन सीढ़ियों से फिसल गई। खंडर खंडर रेखा, तुम कुछ छिपा रही हो। तुम दोनों रात में घूमने नहीं बल्कि इमारत में गए थे, क्यों दीपक? यह सुनकर बूढ़ा के चेहरे पर रेखा की दहशत टपकने लगी। जंगली पहाड़ी वाला खंडर, मैं तुम्हें वहां से गिर पड़ी थी। उफ बाबा, क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? उस खंडर का नाम सुनकर मैं ही नहीं, बच्चा बच्चा घबराता है उसका नाम से। यह तुम किस्मत वाले हो जो बचकर आ गई। अवश्य ही वह सीढ़ियों में धक्का देकर सोनिया का गिराया है। किसने बाबा, किसने? किस्सा क्या है? भटकती रूहें कहते हैं, वहाँ भटकती रूहें घूमती हैं और खंडर में आने वाले को अपनी जान से मार डालती हैं। और सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। और रात को हम उस खंडर के इमारत के भीतर जा रहे थे और बाल बाल बच गए संजय। उप वह भटकती रूहें कहीं राजकुमारी दीपशिखा की तो नहीं? और रेखा के मुंह से राजकुमारी दीपशिखा का नाम सुनकर बूढ़ा रामदेव आसानी से उछल पड़ा, मगर फिर वह बोला, क्या तुम राजकुमारी दीपशिखा की पूरी कहानी सुनना चाहती हो? अवश्य। मैं
हर सूरत में सुनाना चाहती हूँ। तो सुनो बेटी, मैं तुम्हें दर्दनाक प्रेम कहानी सुनाता हूँ जिससे तड़प आज भी उन कंडरों में सुनाई देती है। बात उन दिनों की है जब विराटनगर का राजा चक्रधर्म आहिर नगरी में राजा सूरसेन और सेनाओं का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। मारो मारो मारो, हाय मारा हैया हैया, और अपनी जान की पर खेल कर राजा बहादुरों और विराट देश में आन का प्रश्न था। और जवानों की हिम्मत मत हारो, डटकर मुकाबला करो। खन खन। और राजा चक्रधर के पुत्र राजकुमार उदय ने नेतृत्व में विशाल गढ़नगर की सेना लड़ रही अवसर रही थी। शाबाश मेरे जांबाज सैनिकों, हमारी जीत हमारी होगी ही या खचाक। मगर उस युद्ध में बहुत अधिक दुखी और समय राजकुमार उदय को था। दुख अधिक दुख उस राजकुमार को उफ न जाने युद्ध में कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगी। पिताजी ये विशाल सम्राट बनने की भूख, उसकी उस भूख ने शिकार में सैकड़ों निर्दोष सैनिकों को क्यों बनते हैं। क्यों न वास्तव क्यों क्यों यह वास्तव में अंतिम युद्ध होगा। और राजा चक्रधर के वचन दिया था कि यह अंतिम युद्ध होगा। और अहिल राज नगरी की राज्य सूरसेन की सुपुत्री राजकुमारी दीपशिखा जो देश में आन पर मरमटने के लिए संकल्पबद्ध रणभूमि में पुरुषों के वेश धरकर उतरी थी। साथियों अहिल नगरी की किसी का गुलाम नहीं बनेगा। हम जब तक हमारे जिस्म में खून की एक बूंद है लड़ते रहो। और दोनों सेनाओं में भीषण टकराव हुआ। मारो मारो हाय मारो हा हा। और युद्ध के 5वें दिन वो यह युवक दुश्मन सेना का नेतृत्व कर रहा है। किसी प्रकार इसे समाप्त कर दूं तो यह सारा सेना खलबली मच जाएगी। और राजकुमार उदय ने मारकाट मचाता हुआ पुरुष वेश में कहर डारी राजकुमारी दीपशिखा के घोड़े के निकट अपना घोड़ा ले आया। और फिर राजकुमार उदय और राजकुमारी दीपशिखा को ललकारा। और अगले ही पल दोनों में तलवारें आपस में बिजली की तेज गति से एक दूसरे से टकराई। राजकुमार उदय खचाक। अगले पल राजकुमारी को माने सब कुछ भूल गई। और राजकुमार उदय बोला, युवक, हम निसंदेह बहादुर और कुशल योद्धा हो। अगर तुम मुझे इस रणभूमि से बाहर कहीं मिलते होते तो तुम्हारे अवश्य तुम्हारा हाथ मिलाता, किंतु मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी गर्दन उड़ाना है। दूसरे ही पल राजकुमारी दीपशिखा का मुकुट न जाने कहाँ गिरा और उसके रेशमी और लंबे फराते हुए कंधे तक बिखरेते चले गए बाल। राजकुमार उदय ने यह दृश्य देखकर ठगासा रह गया। राजकुमारी दीपशिखा एक नौजवान को देखकर उदय मानो अपने होश खो बैठा। अरे वेशभूषा में राजकुमारी दीपशिखा, उफ ये भगवान, कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, आज पहली बार देख रहा हूँ। और राजकुमारी दीपशिखा हिरणी सी आंखें झाँकते हुए राजकुमार उदय के मुंह में केवल इतना निकला, राजकुमारी दीपशिखा आप। और ठीक उसी पल सूर्यास्त का घोषणा के साथ ही युद्ध समाप्ति का बिगुल बजा और दोनों सेनाएं अपने अपने खेमों पर चलिए राजकुमार। और उसी रात महल में राजकुमार उदय ने राजा चक्रधर अब माँ देवका रानी के सामने पहुंचा। आओ राजकुमार, हमारे सीने से लग जाओ। तुम्हारी वीरता की कथा सुनकर हाँ सचमुच हमारा सीना गज भर चौड़ा हो गया है। आओ मेरे लाल। उदय सीधा माँ के गले लग गया। और यह देख राजा चक्रधर फीकी हंसी हंस कर बोला, क्यों बेटे, क्या बाप से खुशी नहीं बांटोगे? खुशी? हाँ, ये खुशी नहीं बांट रहा पिताजी, बल्कि मैं निर्दोष लोगों की मौत का मातम बना रहा हूँ, जिसके हत्यारे आप हैं। अपनी हवस में सैकड़ों कोस लंबा राज्य को
देखना चाहती है, किंतु उस राज्य में हंसते मुस्कुराते लोग के चेहरे देखना नहीं चाहती। कुमार, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आपको मुझसे और अपनी प्रजा से ज़रा भी प्रेम है तो यह युद्ध बंद करवा दीजिए। कल का सूर्य कल का सूर्योदय युद्ध की घोषणा के साथ नहीं, बल्कि युद्ध बंदी की घोषणा के साथ होगा। राजकुमार का यह मान राजकुमार का कहा मान लीजिए स्वामी, युद्ध बंदी करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यही इच्छा है तो हम युद्ध बंदी का ऐलान करते हैं। और युद्ध बंदी का प्रस्ताव राजा सूर्यसेन ने पास कर दिया। ठीक है, हम कोई आपत्ति नहीं है। हम तो प्रारंभ से इस युद्ध के खिलाफ थे, किंतु अपनी आन और बान को रखने के लिए हम युद्ध लड़ना पड़ा। और इस प्रकार रणभूमि का युद्ध समाप्त हो गया। परंतु राजकुमारी उदय के मन में भीषण संग्राम का उदय हो चुका था। ओह राजकुमारी दीपशिखा, तुम हमारे कितने नींद चैन रातों की नींद उड़ा दी है। और उधर दीपशिखा का भी यही हाल था, और राजकुमार उदय। और एक रात अगर यह किस प्रकार मुझे यहाँ से देख तो फिर भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। और बेलों के गुच्छों की मदद से वह बरामदे में पूछा, मेरे गुप्तचर रूप सिंह की सूचना गलत नहीं हो सकती। राजकुमारी की का यही कक्ष होना चाहिए। और वह एक बने छेदों से झाँकते हुए राजकुमारी का हृदय के साथ धड़क लगा। वो यह रही राजकुमारी दीपशिखा। मालूम होता है वह किसी का सपन में खोई है। और द्वार को धक्का देते ही वह भीतर की ओर खुलता चला गया और राजकुमार भीतर आ गया। देखो राजकुमारी शिखा, तुम्हारे याद हमें यहाँ तक खींच लाई है, और ऐसा लगता है जैसे प्रेम का दीवाना हो गया हूँ। ओह, मैं तुम्हें नींद में परेशान नहीं करूँगा रूप सी, और तुम्हारे प्रेम की निशानी यह पाजेब अपने साथ अवश्य ले जाऊँगा। और परंतु उसी समय पाजेब उतारी ही थी कि अचानक राजकुमार दीपशिखा के नेत्र खुल गए और सामने राजकुमार उदय को देखते ही हड़बड़ा उठी। राजकुमार, आप यहाँ इस समय? हाँ राजकुमारी दीपशिखा, तुमसे मुझसे रहा नहीं गया, केवल एक बार आपको देखना चाहता था। ओह राजकुमार, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा खतरा उठाया है। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो आपको आपके लिए ऐसा आपके लिए मैं ऐसा भी खतरा उठा सकता हूँ राजकुमारी शिखा, और आपको पाने के लिए मैं दुनिया की भी ताकत से टकरा सकता हूँ। ओह राजकुमार, तुम्हारे बिना हमारा भी यही हाल है। और तभी अगले क्षण, दरवाज़ा खोलिए राजकुमारी। ओह सेनापति कालचक्र, किंतु आप तुरंत चले जाएंगे। नहीं राजकुमारी, आने दीजिए ताकि हम उसे अपने प्रेम की गहराई जान सकें। नहीं, आपको हमारी कसम, चले जाइए। और राजकुमार सिर दीवार की ओर लपका। मेरा इंतजार करना राजकुमारी, मैं सिर दी लौटूंगा। वह रहा, पकड़ो उसे। और दूसरे ही पल राजकुमार नीचे छलांग लगा दी। चल बेटे, दिखा अपनी चाल। और वह घोड़े पर है, पकड़ो उसे। और कई घुड़सवार उसके पीछे पड़े, न जाने कहाँ, न जाने ना पाए वह दीवार पार नहीं कर पाएगा। और शाबाश, अगले ही पल राजकुमार का घोड़ा हवा में उछाल भरी। शाबाश, ओह ऐसा घुड़सवार पहले कभी नहीं देखा। और पीछा करो। ओह लगता है इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन सैनिक निकट आते जा रहे हैं। और फिर तलवार खींच ली। आओ प्यारो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओ छलाक छलाक। और फिर उदय की तलवार विद्युत गति के साथ साथ चलने लगी, लेकिन उसका हर प्रयास किसी न किसी सैनिक को चोट न पहुंचाने का था। और राजा सूर्यसेन के कक्ष में सेनापति कालचक्र, महाराज यह राजमुकुट उसी घुड़सवार का है क्या?
महाराज जानते हैं कि यह मुकुट किसका है? नहीं, हम तुरंत जानना चाहते हैं सेनापति। यह मुकुट विराटनगर के राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार उदय का है। उसकी इतनी ज़रूरत? सेनापति कालचक्र, हम किसी कीमत पर राजकुमार उदय सिंह का सिर कटा हुआ देखना चाहते, अपने कदमों में पड़ा देखना चाहते हैं। हमारे आदेश का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। और सेनापति कालचक्र कक्ष से तुरंत निकल गए। नहीं, हम राजकुमार उदय पर आंच नहीं आने देंगे। और पिताजी, अपना आदेश वापस ले दीजिए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। हमारे कुल की मान मर्यादा भंग करने की चेष्टा की है। आपकी बेटी राजकुमार को अपना पति मान चुकी है। और यह सुनते ही सूर्यसेन जोर से गरज कर दीवारें थराई। राजकुमारी दीपिका, यह सच है पिताजी। अगर आपने अपना आदेश वापस न लिया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और कुल की मान मर्यादा की रक्षा के लिए नहीं, अपनी 1000 बेटियां कुर्बान कर सकते हैं, किंतु अपने दुश्मन के पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं कर सकते। राजा कर्ण कुमार का राजा कर्ण कुमार की पुत्र विश्व कुमार के साथ तुमने विवाह निश्चित किया है। और जब तक तुम्हारे विवाह की संपूर्ण तैयार नहीं हो जाती, तुम अपने कक्ष से बाहर कदम नहीं रखोगी। और राजकुमारी दीपिका को अपने कक्ष में कैद कर दिया। और राजकुमार उदय, कल हमारा विवाह विक्रम कुमार के साथ हो रहा है। अगर आप समय पर न पहुंच पा सके तो शिका से दूर रह अपनी शिका से बहुत दूर रह जाओगे। उधर राजकुमार उदय सिंह अपने मित्र एक गुप्तर को रूप सिंह से मुंह से सुना। राजकुमारी उदय, आज संध्या तक समय है। दीपिका का विवाह विक्रम से हो रहा है। नहीं, यह नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है और मैं अहिल नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजकुमारी दीपिका को केवल मेरी दुल्हन बनेगी रूप सिंह। मगर आपके पिताजी इस विवाह के लिए रजामंद नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है रूप सिंह, तो मुझे किसी तरह संध्या गिरने से पूर्व अहिल नगरी जाना है। किंतु राजकुमार, इस प्रकार आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। सेनापति कालचक्र महल का नगर का चप्पा चप्पा सैनिक बैठा रखे हैं। राजा सूरसेन आपके प्राणों का प्यासा हो रहा है। यह विचार दिल से निकाल दिया राजकुमार। मैं आपको इस प्रकार जान जोखिम में नहीं डालकर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरा रास्ता भगवान भी नहीं रोक सकता रूपसेन। और इतना कहते हैं राजकुमार हवा में छलांग लगाई, दूसरे ही पल नीचे खड़े घोड़े की पीठ पर था। राजकुमार उदय, रुक जाओ, वहाँ खतरा है। अच्छा चल राजा, अगर आज देर हो गई तो उदय का जीवन सूर्यास्त हो जाएगा। और यह देख रूप सिंह संपूर्ण शक्ति लगाकर चीख पड़ा, मित्र उदय, रुक जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। और राजा उदय के नाम पर हवाई घोड़े पर सवार था और दूसरे ही पल बदवासी रूप सिंह राजा चंद्रसेन के सामने खड़ा था। महाराज, इससे पूर्व कयामत आ जाए, उदय सिंह को अहिल नगरी से जाने से रोक लीजिए। उसके प्राणों को खतरा है। ओह, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। ममता की मारी देविका भर्राए स्वर में बोली, मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज जी। मैं अपना सब कुछ, उसे कुछ हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। रूप सिंह, सेनापति दुर्गम सिंह, तुरंत बुलाओ। और कुछ ही देर में सेनापति दुर्गम सिंह राजा चक्रधर के साथ आदेश रूप सिंह एक विशाल सेना के साथ अहिल नगरी पर कूच कर गया। हे भगवान, मेरे मित्र की रक्षा करना। और अहिल नगरी दुल्हन की तरह समान सजी थी। और सेनापति कालचक्र ने चप्पे चप्पे पर सैनिक का जाल बिछाया हुआ था, उदय सिंह का इंतजार कर रहा था। राजकुमार उदय सिंह, आज अगर तू अहिला नगर में पांव रखा तो कालचक्र तुझे बचकर नहीं जाने देगा। उधर राजकुमार केवल अहिला नगर में प्रवेश कर चुका था, बल्कि तूफान की तरह महल की ओर जाने वाले रास्ते पर घोड़ा दौड़ाया चला जाता। भाग राजा, और तेज भाग। और अचानक ही घोड़े के पांव पर झटका लगा। उफ!
और घोड़े गिरने के साथ ही अभी संभल ला भी नहीं थी कि चारों ओर से सैनिक ने उसे घेर लिया। और ठाका सुनकर राजकुमार उदय चौंका। ओह सेनापति कालचक्र! हाँ राजकुमार उदय, तुम्हारा इंतजार कर रहा था और जानता था राजकुमारी से विवाह का समाचार सुनकर तुम आओगे। अवश्य ही आ भी गई, किंतु हमारे वापिस अपनी तुम्हारी लाश ही जाएगी। खतरा खतरा महसूस करते ही राजकुमार उदय ने अपनी तलवार निकाल कर उछल कर खड़ा हुआ और सेनापति करज में बोला, देख क्या रहे हो? सैनिकों को खत्म कर दो और इसकी लाश को उठाकर इसके राज्य की सीमा में फेंक दो। और सैनिक उसकी तरफ लपके, लेकिन सेनापति कालचक्र सैनिकों ने ऐसा जाल बिछा रखा था कि राजकुमार उदय सिंह उसमें फंस कर ही रह गया था। और राजकुमार उछलकर अपने घोड़े के ऊपर गिरा, जो पांव की हड्डी टूट जाने के कारण दर्द से चिलमिला रहा था। अचानक ही सनसनाता हुआ एक भाला आकर घोड़े के पेट में धंस गया और वो बुरी तरह से तड़प उठा। और उसी पल एक खंजर हवा में सनसनाता हुआ राजकुमार के बाजू कंठ से चीख निकल गई और दर्द के कारण तड़पते हुए वह हड़बड़ाया, माफ़ करना राजकुमार राजकुमारी दीपशिखा, मैं अपना वादा पूरा न कर सका, लेकिन हमारा मिलन होगा। तू भी सुन ले भगवान, हमारा मिलन होकर रहेगा। और इसी के साथ भूमि पर लुढ़क गया। यह देख सेनापति गुर्राया, इसकी लाश को उठाकर सीमा के बाहर फेंक दो। और राजकुमारी दीक्षिता ओह बारात आ गई और राजकुमारी दीक्षिका की आंखें में आंसुओं का धारा बह निकली। आपने देखा, बहुत देर कर दी राजकुमार उदय, अब हम शायद कभी न मिल पाएंगे, लेकिन हम आपका इंतज़ार करेंगे राजकुमार, आपका इंतज़ार करेंगे। और राजकुमारी की डोली भी चल दी। चल रे डोली उठाओ कहर। और राजकुमारी की डोली का पर्दा उठाकर बाहर झाँक पाती और उधर सेनापति दुर्गम अपनी विशाल सेना के साथ आहेल नगरी की ओर बढ़ रहा था कि अचानक, सेनापति जरा ठहरिए, यहाँ कोई व्यक्ति पड़ा है। आहा! और वह व्यक्ति उसकी सूरत देख के मुंह से चीख निकली, राजकुमार उदय। और एकाएक के रूप सिंह हिंसक जानवर हो उठा। राजकुमार राजा सूरसेन, अब तेरे राज्य का नाम निशान मिटा दूंगा। और एक बार विराट और अहिसास के बीच युद्ध छिड़ गया। मारो मारो, दोनों खून की नदियां बाहर निकली और दोनों राज्य बुरी तरह तबाह हो गए। और राजकुमारी दीपशिखा की डोली लेकर राजकुमार विक्रम पहाड़ियों में बने सुंदर नगर में पहुंच चुके थे। परंतु जब राजकुमारी दीपशिखा की डोली से बाहर निकाली गई तो भय से कईयों के मुंह से चीख निकल गई और राजकुमारी जीवित नहीं है। राजकुमारी दीपशिखा ने उंगली में पहनी अंगूठी का हीरा चाटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। और कहानी समाप्त करते ही बूढ़े ने बताया, कहते हैं आज भी राजकुमारी दीपशिखा की आत्मा राजकुमार विक्रम उस महल में अब भी खंडर बन चुकी हैं और भटकती है उस उद्देश्य से के इंतज़ार में। उदय के इंतज़ार में? हाँ बेटी, अब तुम्हारा पाँव ठीक हो चुका है। उदय कहाँ है? पिंकी, संजय, उदय कहाँ है? और बूढ़े की बात मानो उसने सुनी ही नहीं थी। रेखा हड़बड़ाई सी पागलों के समान चीख पड़ी। रेखा की हालत देखते ही सबके चेहरे पे सनसनी फैल गई। पिंकी चीख उठी, क्या बक रही हो रेखा, होश में आओ, उदय की जान खतरे में है। पिंकी,
उस समय उदय आज दीपक के रूप में जन्म ले चुका है और दीपक यहाँ नहीं है, तो इस बार भी इमारत में मौत के चुंगल में निकल लाई थी। लेकिन अब रेखा चीखती हुई कमरे से बाहर निकली और अब राजकुमारी दीपिका उसे पुनः मिलने चला गया है। इस इमारत में बचाओ संजय, अजय बचाओ उसे। और रेखा के मुंह से यह सुनते ही आनंद फान होटल से बाहर की ओर लपके, माय गॉड। और कहने के साथ सभी खंडरों की महल के रूप में दिखाई दिया था, इसी ताकि हम लोग यहाँ रुके जाएं। और पागलों के समान दौड़ते दौड़ते इमारत के सामने पहुंचे और एक ज़बरदस्त चीख के सबके होश उड़ा कर रख दिए। और दूसरे ही पल चीख की दिशा में पहुंचे, वहां पर दृश्य देखकर मानो बुत बन गए भगवान। वह जमीन पर दीपक खून से लथपथ लाश पड़ी थी और दूर सतीज में राजकुमारी दीपशिका और राजकुमार उदय का मिलन हो चुका था। समाप्त दोस्तों।